हाय स्टूडेंट्स, मैं सूर्य कुमार मध्य से एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज पढ़ने वाले हैं क्या, परागण के माध्यम। परागण के माध्यम में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये दो तरह के पाए जा सकते हैं, एक अजैविक और एक जैविक। अजैविक वाले यानी कि बिना जीवन वाले जो माध्यम होंगे उनमें हम लोग अजैविक कहेंगे। इसमें आप क्या सकते हैं, हवा और जल। जैविक वाले में हम कह सकते हैं कि जिनमें क्या है, जीवन उपस्थित होगा, यानी कि जैसे आपके कीट पतंगे छिपकली वगैरह वगैरह बहुत सारे, मतलब आपके जो जानवर हैं ज्यादातर कीटों से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कीट पतंगों से जो होने वाला परागण है वो हमारा क्या होता है, जैविक परागण होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा सा ना इनके जैविक परागण और अजैविक परागण से होने वाले या जो उसमें पुष्प होते हैं उन पुष्पों की थोड़ी सी संरचनाओं में या उनके अभिलक्षण में बात करेंगे हम लोग। यानी कि जो आपकी अजैविक वालों से, अजैविक माध्यम से जिस पुष्पों का परागण होता है उस पुष्प में क्या क्या अभिलक्षण दिखते हैं, जिनमें जैविक माध्यम से परागण होता है उस वाले पुष्पों में कौन कौन से आपके अभिलक्षण दिखते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले ही मैंने लिख दिया है जिससे कि ज्यादा वीडियोस लंबी ना हो। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम सभी को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए चॉकलेट में आइए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अजैविक और जैविक कारक, ये दो कारक होते हैं, आपके माध्यम होते हैं किसी भी पुष्प का परागण करवाने के लिए। हम लोग कह सकते हैं अजैविक कारक, ठीक है। अजैविक कारक में आपका कौन कौन आता है स्टूडेंट्स, आते हैं वायु आता है और जल आता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अजैविक कारक में आपका परागण होता है जिस माध्यम से, वो है आपका कौन, वायु। तो सबसे पहले हम लोग वायु के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में हम लोग एक लेके चलेंगे जल वाले का, वो एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, जल वाले का एक अलग वीडियो होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों का ना टिपिकल नहीं है, ऐसे देखेंगे इसी में थोड़ी सी बता देंगे हम, लेकिन इसका एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जरूर, क्योंकि जो जल वाले परागण होंगे ये थोड़े से आपके हटके हैं वायु वाले परागण से और आपके कीटों वाले परागण से। अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि जैविक कारक में आपके कौन कौन से हैं जो जैविक कारक हो सकते हैं। तो जैविक कारक में आपको पता है कि कीट हो सकते हैं, पतंगे हो सकते हैं, कीट पतंगे हो सकती हैं। कीट पतंगे का मतलब जो छोटी छोटी आपकी, जैसे मधुमक्खी, तितली, वो सलब, ये सभी आपके क्या हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की इनके पुष्पों में आपके क्या क्या अभिलक्षण दिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा उपयोग होता है पादपों के द्वारा। हमारे सबसे ज्यादा जो बहुत कम पादपों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जो परागण, वो है हमारा अजैविक माध्यम वाला। अजैविक माध्यम से बहुत कम पादपों में परागण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि परागण की बहुत ज्यादा नुकसान होने लगती है, जो कि हमारे कोई भी पादप नहीं चाहेंगे कि उनके परागण जो बना रहे हैं वो बहुत उनका ज्यादा नुकसान हो। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि जैविक कारक वाले ये अधिकतर पादपों द्वारा क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। क्या होते हैं, अधिकतर पादपों द्वारा लाए जाते हैं, और ये क्या है, कम पादपों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जैविक कारक जो है ये बहुत ज्यादा अधिकतर पादपों के द्वारा इस माध्यम का चुनाव किया जाता है अपने परागण को करने के लिए। लेकिन बहुत कम पादप ऐसे हैं जिसमें अजैविक कारकों का चुनाव किया जाता है अपने परागण को करने के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग किसकी, अभिलक्षण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अभिलक्षण की बात। अभिलक्षण का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इनके गुण क्या हो सकते हैं, इनके द्वारा जो अजैविक के द्वारा होते हैं और जैविक के द्वारा होते हैं पुष्पों में परागण, उन पुष्पों में गुण क्या हो सकते हैं, अभिलक्षण क्या हो सकते हैं, क्या दिखाई दे सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग अजैविक वाले की बात करेंगे, फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, जैविक वाले की बात करेंगे। अजैविक वाले में देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें क्या होता है कि जो परागकण होता है, पहला पॉइंट में लिखा है कि परागकण हल्के चिपचिपे होते हैं। क्या होते हैं, परागकण हल्के चिपचिपे होते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे ये हल्के अगर नहीं होंगे तो वायु के साथ ये प्रवाह नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ही हल्के होते हैं और चिपचिपे होते हैं।
हल्के इसलिए होते हैं स्टूडेंट कि जिससे कि ये आसानी से क्या हो, वायु के साथ क्या कर सके, प्रवाह कर सके। और चिपचिपे इसलिए होते हैं कि जिससे कि जब ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आए तो आसानी से क्या हो, वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण हो जाए या वर्तिका से ये चिपक जाए और वहां पे अंकुरण कर पाए। ठीक है स्टूडेंट, अंकुरण क्या है बाद में मैं बताऊंगा जब आपको डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि आपके दूसरा अभिलक्षण इनका क्या होता है कि इनके जो पुष्प क्रम होते हैं संवेष्टित रहते हैं, यानी कि इनका जो चारों पुष्प क्रम होता है यानी कि आपके बादल, दल, वर्तिकाग्र और पुंकेसर, ये सभी एक जगह पे क्या होते हैं, संवेष्टित होते हैं यानी कि एक जगह पे पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इनके पास मकरंद कोश, मकरंद कोश का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए मकरंद कोश अनुपस्थित होते हैं। मकरंद कोश अनुपस्थित होने का मतलब ये है स्टूडेंट कि इन पुष्पों में आपको महक नहीं होती है। क्या नहीं होती है, महक नहीं होती है। मकरंद का मतलब है कि महक नहीं होती है। कहने का मतलब आप बताइए, आप इसमें परागकण किसके द्वारा जा रहे हैं, एक परागकोश से वर्तिकाग्र पे वायु के द्वारा, तो क्या वायु क्या जाएगा तो ये पहले सोचेगा क्या कि किस वाले महक में मुझको जाना है, किस वाले महक में मुझको नहीं जाना, ऐसा कोई सोचेगा, कोई वायु सोचेगा। हवा कभी ऐसा होता है कि क्या जहाँ पे बहुत ज्यादा सुगंधित महक है वहीं पे हवा बहेगी और जहाँ थोड़ा बदबूदार है वहां पे हवा नहीं बहेगी, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, वायु से इसका क्या हो रहा है, परागण हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मकरंद कोश नहीं मिलता है। मकरंद कोश नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि इन पुष्पों में महक नहीं होती है। एक चीज और लिख दीजिए कि इनमें रंग भी अनुपस्थित होता है, प्लस रंग भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। रंग भी क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है क्योंकि ये रंगहीन होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हवा से हो रहा है, जल से हो रहा है। तो हवा और जल ये नहीं देखेगा कि भाई रंग बिरंगे पुष्प होंगे तभी मैं उधर बहूंगा, जहां रंग बिरंगे पुष्प नहीं है तो वहां नहीं बहूंगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो हम कह रहे हैं क्योंकि ये हवा से जल से हो रहा है, इसमें आपका हम लोग ये जो देख रहे हैं ये हवा के लिए देख रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, वो ये वायु के लिए देख रहे हैं। ये वायु से होने वाले जो आपके परागण है उन पुष्पों के हम लोग अभिलक्षण देख रहे हैं। अभी जल वाले का हमने क्या कहा कि उसका बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब देखिए वायु है तो वायु ऐसा होगा क्या कि भाई जहां कलरफुल फूल मिलेंगे वहीं पे वायु बहेगी, ऐसा होगा, नहीं होगा। तो वायु को क्या चाहिए भाई, वायु तो हर जगह बहेगी, चाहे वहां पे कलरफुल रहे चाहे ना रहे। अगर परागकण ले जा रही है तो वो लेके जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होती है, मकरंद नहीं होती है, महक नहीं होती है और इन पुष्पों में रंग नहीं होता। ये पुष्प कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। बाद में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चौथी पॉइंट की बात करते हैं इनकी पुष्पों की। तो हम लोग कहते हैं कि वातोड़ परागकणों को आसानी से पकड़ने के लिए बृहद पश्चिमावर्तिकाग्र होती है। देखिए क्योंकि जो वातोड़ परागकण क्या है, वातोड़ परागकण मतलब है कि जो परागकण आपके वायु के साथ आ रहे हैं उन परागकणों को आसानी से पकड़ने के लिए, आसानी से पकड़ने के लिए इनके पास क्या होती है, पश्चिमय, यानी कि इनकी ऐसी लगती है कि इनकी जो वर्तिकाग्र है उसके क्या है, पश्चिमाभ दिखते हैं। पश्चिमाभ दिखते नहीं है मतलब हम कह सकते हैं, देखो आपकी मक्का है, मक्का तो मक्का के ऊपर आप देखते हो क्या बालनुमा संरचना होती है, क्या होती है, बालनुमा की संरचना होती है। आप गेहूं को देख लीजिए, गेहूं की जब बाली होती है तो गेहूं के ऊपर क्या होती है, एक ऐसे रहता है ना कि जैसा लगता है कि कुछ ट्रैप करने वाले चीजें हैं, जालीनुमा एकदम से ऐसे ऐसे निकला रहता है पश्चिमय की तरह। तो हम कहते हैं कि इनकी जो वर्तिकाग्र होती है वो कैसी होती है, पश्चिमी होती है, कि जिससे कि जैसे ही परागकण इनको हवा में कहीं से टकराए तो उसको जल्दी से ये क्या कर रहे हैं, पकड़ के अपने वर्तिकाग्र के पास इसको क्या करवाएं, अंकुरण करवाएं और उसके बाद अपने मादा युग्मक से उसको युग्मन करवाएं। तो ठीक है, तो ये रही हमारे अजैविक कारक के द्वारा परागकण करने वाले पुष्पों की अभिलक्षण की बात। अब आते हैं हम लोग जैविक कारकों के द्वारा परागकण करने वाले पुष्पों के अभिलक्षण पे। तो हमको पता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, अधिकतर पादपों के द्वारा आपके क्या हो रहे हैं, जैविक कारकों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है अपने परागण के लिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पुष्प होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं, अधिकतर बड़े होते हैं। अधिकतर पुष्प कैसे होंगे, बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये पुष्प बड़े ना हो, अगर ये पुष्प बड़े ना हो स्टूडेंट तो क्या होगा, अधिकतर पुष्प क्या होते हैं, बड़े होते हैं।
अधिकतर पुष्प कैसे होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि इनको क्या करना है कि जो तितलियां आ रही है, जो मधुमक्खियां आ रही है, वो उस पे पहले बैठेंगी। क्या करेंगी, बैठेंगी। तो अगर वो बड़ा नहीं होगा, अगर बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, पता चला कि मधुमक्खी बैठी और वो टूट के हो गया। तो इसलिए क्या होंगे, थोड़े से इसके पुष्प क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इनके भी पुष्प क्या होते हैं, अधिकतर करके बड़े होते हैं। दूसरी चीज कि छोटे प्रकार के पुष्प पुष्प क्रम में होते हैं, एकत्रित होते हैं। जो छोटे वाले पुष्प होंगे वो भी क्या होंगे, अगर छोटे पुष्प मान लीजिए इनमें कुछ छोटे पुष्प भी पाए जाते हैं, तो वो जो पुष्प होंगे उनके जो पुष्प क्रम होंगे, यानी कि दल, बादल, बादल, दल और वर्तिकाग्र और आपके परागकश, वो क्या होंगे, एक जगह पे एकत्रित आपको दिखेंगे। ठीक है, जो छोटे वाले हैं। ठीक है, इनमें क्या था, इनमें संरक्षित दिखते थे, इसमें क्या है, एकत्रित दिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी बात होती है। तीसरी गुण की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जैविक कारकों के द्वारा परागण करने वाले जो पुष्प होते हैं उसमें मकरंद पाए जाते हैं। मकरंद कोष क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, मकरंद कोष उपस्थित होता है। क्यों मकरंद कोष उपस्थित है, देखिए मकरंद कोष रहेगा तो उस पुष्प में क्या होगा, महक आएगी। क्या आएगी, महक आएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, हमारे जो आपके क्या है, कीट हैं, जो आपके पतंगे हैं, जो आपकी आ रही है मधुमक्खियां हैं, आपकी तितलियां हैं, वो क्या होंगी, उस पुष्प की तरफ आकर्षित होंगी। क्यों, क्योंकि वो जो पुष्प है वो जब महकेगा तो तितली क्या करेगी, उस महक को वजह से उस पुष्प की तरफ बढ़ना चाहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे हमारा परागण क्या हो सकता है, पूरी तरह से पूरा हो सकता है। तो हम देखते क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या होती है, मकरंद कोष क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिससे कि क्या हो कि ये पुष्प में क्या आ जाए, महक आ जाए। और प्लस ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इनमें रंग भी उपस्थित होती है। मकरंद कोष प्लस रंग भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये वाले पुष्प जो आपके मतलब कीट पतंगों से यानी कि जैविक कारकों से आपके परागण को पूरा करते हैं। उन पादपों वाले पुष्पों में आपके रंग बिरंगे पुष्प पाए जाते हैं। उन पादपों में क्या होता है, रंग बिरंगे पुष्प पाए जाते हैं, जिससे कि जितने भी मतलब कारक हैं, कीट पतंगे जितने भी हैं, वो क्या हो, आपस में क्या हो, आके आकर्षित हो। जितना भी रंग खुला खुला, जैसे देखो तितलियों को क्या चाहिए, तितलियां रंग बिरंगे पुष्पों पे भाई मंडराती है। अभी वो रंग बिरंगे पुष्प पे ना रहे तो वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वो आकर्षण का केंद्र बनेगा ही नहीं तितली के लिए। तो हम कहते हैं कि इन पुष्पों में, क्योंकि कीट पतंगों से इनका क्या होना है, आपका परागण पूरा होना, तो इनमें क्या होता है, मकरंद कोष पाए जाते हैं, यानी कि मकरंद कोष उपस्थित होते हैं, और साथ में इनके पुष्पों में रंग भी पाए जाते हैं, यानी कि ये पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन पुष्प होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये कैसे होते हैं, रंगीन पुष्प होते हैं। ये होते हैं रंगीन पुष्प, रंगीन पुष्प होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये कैसे थे स्टूडेंट्स, ये रंगहीन थे। ये क्या थे, रंगहीन थे। क्यों रंगहीन थे, क्योंकि इसमें मकरंद कोष, क्योंकि किससे होना है, इसमें होना है वायु से, तो वायु को किसी रंग से कोई मतलब नहीं है भाई। वायु ऐसा नहीं है कि जहां पे कलरफुल होगा वहीं पे बहेगी, और जहां कलरफुल पुष्प नहीं होंगे वहां नहीं बहेगी। वायु हर जगह पे बहने वाली है, वहां पे उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं कि इनके जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, और इनके कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। याद रखिएगा, रंगहीन और रंगीन, इसके रंगहीन और इसके रंगीन होंगे। जिसको आकर्षण करना है कीट पतंगों को, उन्हें कैसे होंगे, रंगीन होंगे। जिनको आकर्षण से कोई मतलब नहीं है, वायु को किसी आकर्षण का मतलब नहीं है, कोई आकर्षण केंद्र होता ही नहीं है वायु का, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई रंगहीन ही होते हैं सारे के सारे आपके अजैविक कारक से करने वाले परागण वाले पुष्प। ठीक है, चौथी चीज हम लोग देख लेते हैं, जैविक कारकों के द्वारा परागण करने वाले पुष्पों में इनके अभिलक्षण। चौथी अभिलक्षण क्या है स्टूडेंट्स की, मधुमक्खियां और भृंगों द्वारा परागित पुष्प बदबूदार होते हैं। ये देख लीजिए, सुनिए, हमने क्या कहा, कीट से पतंगों से, दो चीजों से इनके क्या होने हैं, आपके परागण उपस्थित होने हैं, उसी को हम लोग जैविक कारक कहते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि मक्खियां, जो आपके घरों में मक्खियां पाई जाती हैं, और भृंग जो पाए जाते हैं, भौरे, ये थोड़े से क्या होते हैं, बदबूदार जगहों को पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं, बदबूदार जगहों को पसंद करते हैं।
तो इनसे जो वही पुष्प परागित होंगे, या हम कहते हैं कि वही पुष्प परागण करेंगे जिन पुष्पों में क्या होगी, थोड़ी सी बदबू होगी। क्या होगी? थोड़ी सी बदबू होगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो भृंग और मधुमक्खियां हैं, ये उन्हीं पुष्पों को परागित करती हैं जो पुष्प कैसे होते हैं, बदबूदार होते हैं। कैसे होते हैं? बदबूदार होते हैं। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिपचिपे, चिपचिपे परागण, ये तो आप छोड़िए, ये चिपचिपे परागण तो होंगे ही होंगे, छोड़िए आप उसको। यहाँ पे देखिए, मधुमक्खियों और भृंगों द्वारा परागित पुष्प बदबूदार होते हैं। या ऐसे हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियों और भृंगों के द्वारा जो परागित होते हैं पुष्प, वो पुष्प कैसे होते हैं? बदबूदार पुष्प होते हैं। क्योंकि हमें मधुमक्खियां नहीं, मक्खियां और भृंग जो है ये किसको पसंद करते हैं? बदबूदार जगहों को पसंद करते हैं, और ये जाते हैं अपने केमिकल सीक्रेट करके चले जाते हैं उसी पुष्प पे, और जिसकी वजह से वो पुष्प जो मक्खियों और भृंगों के द्वारा परागित होता है, वो पुष्प कैसा होता है? बदबूदार पुष्प होते हैं। एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि इनके भी परागण क्या होंगे? चिपचिपे परागण होंगे, जिससे कि आपके क्या हो, वर्तिकाग्र पे लैंड करने के बाद वहां पे आसानी से अंकुरण कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें रही आपके कारक और अजैविक कारक और जैविक कारकों वाले पुष्पों। कुछ चीजें और हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए, अजैविक वाले में तो हमको कुछ ज्यादा बात करनी नहीं, ठीक है। लेकिन जैविक वाले पुष्पों में थोड़ी सी हमें बात करनी होगी। आइए हम थोड़ी सी इनकी एग्जांपल्स ले लेते हैं दोनों पुष्पों के, ठीक है। इसका हमने क्या बताया था? इनके बताए थे उदाहरण क्या थे? इनके उदाहरण थे आपके क्या? मक्का था, गेहूं था, बांस होते हैं, ये इसके उदाहरण है। यानी कि ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सभी पौधे क्या करते हैं? अपना परागण जो है अजैविक कारकों के द्वारा करते हैं। जैविक वालों का स्टूडेंट्स देख लेके बता देते हैं। साल्विया है, यक्का है, फाइकस है, कह सकते हैं फाइकस है, और सेंटोरिया। यक्का, आपके लिए यक्का बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसका उदाहरण है आपका उदाहरण है आपके यक्का, फाइकस, ठीक है, और कोई पुष्प का नाम साल्विया। तो क्या है आपका? साल्विया, ठीक है। फाइकस है, साल्विया है, और आपके क्या है? यक्का है, ठीक है। तीन उदाहरण बहुत है स्टूडेंट्स। अब एक चीज आप इसमें देख लीजिए यक्का के बारे में। यक्का क्या है? यक्का के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी चीजें। देखिए, देखो स्टूडेंट्स, ये अजैविक कारक के बारे में हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, इनके पुष्पों के बारे में। देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या है, यक्का के बारे में पढ़ना है हमको। आगे आपके एनसीईआरटी में दिया तो इसलिए पढ़ा देते हैं। देखिए होता क्या है, यक्का हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सुनिए। फ्लोरल रिवार्ड्स को क्या कहते हैं? कीटों के लिए पुष्पी प्रतिफल। एक चीज आप याद रखिए, सुनिए, आपका यक्का है, फाइकस है, आपका साल्विया है, ये सभी प्लांट किससे परागित होने वाले हैं? आपके जैविक कारकों से परागित होने वाले। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैविक कारक इनके पास जाएंगे क्यों? इनके पास जाएंगे क्यों? आखिर क्या वजह है कि जो जैविक कारक होते हैं वो हमारे पुष्पों के पास जाते हैं? आखिर क्या वजह है? कुछ तो होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो
ये भी क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं। आज के जमाने में कोई सेल्फिश नहीं, सारे के सारे सेल्फिश हो। तुम भी सेल्फिश हो, मैं भी सेल्फिश हूँ। तुम्हारा सेल्फिश क्या है, तुम्हारी जरूरत है कि तुमको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तुम हमारे वीडियोस देख के पढ़ रहे हो। मेरे सेल्फिश क्या है तुमसे कि मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ना था, मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, मुझको पढ़ाना था, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी चीजें अलग अलग है। तो यहाँ पे सभी लोग सेल्फिश है। तो इसी तरह से हमारे जो पेड़ पौधे भी है वो भी सेल्फिश होते हैं, जो हमारे कीट पतंगे वो भी सेल्फिश होते हैं। वो तब तक उन पेड़ों के पास नहीं जाएंगे जब तक उनको क्या नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। कुछ फायदा चाहिए, बिना फायदे के वो नहीं जाएंगे। तो हम कहते हैं कि वो जो फायदा हमारे, तो फायदा देना पड़ेगा तभी वो हमारे कीट पतंगे हमारे पुष्पों के पास आएंगे, उस पादप के। तो देखो क्या फायदा देना पड़ता है, हम उसी फायदों को देने को कहते हैं आपके कहते हैं रिवॉर्ड्स ऑफ इंसेक्ट। कीटों के लिए पुष्पीय प्रतिफल, कीटों के लिए पुष्पीय प्रतिफल। कीटों के लिए पुष्पीय प्रतिफल। देखिए कीटों के लिए पुष्पी प्रतिफल में आप सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे कि भाई कीट जो थे या कीट पतंगे जो थे वो कब आकर्षित होते थे पुष्पों की वजह से, किसकी वजह से, मकरंद की वजह से। मकरंद का मतलब महक लेने के लिए। मकरंद आपके क्या होते हैं, सुनो, मकरंद की वजह से आपके महक आते हैं। और मकरंद क्या होता है, एक तरल जो पदार्थ नहीं होते आपके पुष्पों में। आप देखते हो कि आप क्या करते हो, रोज वाटर यानी कि आप गुलाब का पानी लेते हो, तो वो कहां से लेते हो आप, मकरंद। जो आप रोज वाटर बनाते हो वो मकरंद से बनाते हो, वो रोज के मकरंद से बनाते हो। यानी कि आपके गुलाब के जो फूल होते हैं वो किससे बनते हैं स्टूडेंट्स, मकरंद से। उसके रोज वाटर हम लोग बनाते हैं। जो गुलाब का फूल है उसके पास मकरंद होता है। मकरंद का मतलब ये है कि जिसकी वजह से उसमें क्या आती है, महक आती है। ऐसे केमिकल्स, ऐसे पदार्थ जिसकी वजह से उसमें क्या आती है स्टूडेंट्स, महक आती है, वही हमारे क्या होते हैं, मकरंद होते हैं उस पुष्प के लिए। तो हम कहते हैं कि सबसे पहला कीटों के लिए पुष्पी प्रतिफल क्या होता है, मकरंद होता है। क्या होता है, मकरंद होते हैं। ये मकरंद क्या क्यों होते हैं, क्योंकि ये मकरंद हमारे जो कीट होते हैं उसको क्या करते हैं, चूसते हैं। इसी मकरंद को क्या करते हैं, वो चूसते हैं, अपना पोषण करते हैं। कई कीट तो उसको चूस के छोड़ भी देते हैं, अलग अलग चीजें हैं। एक आपका आता है इंसेक्ट रोवर, मतलब कि ऐसे भी कीट होते हैं जो परागण भी नहीं करते हैं और इस मकरंद को चूस के चले भी जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पहली प्रतिफल क्या होगी, मकरंद। दूसरी प्रतिफल क्या देते हैं, ये पुष्प। कुछ पुष्प जो है वह हमारे कीटों के लिए, यानी हमारे कीटों के लिए अंडे देने का जगह प्रोवाइड करते हैं। क्या देने का, अंडे देने का जगह प्रोवाइड करते हैं। और कुछ क्या देते हैं, कुछ सुरक्षित रूप से अंडे को रखने की जगह प्रोवाइड करते हैं। कुछ अंडे देने की जगह और कुछ क्या करते हैं, सुरक्षित रूप से अंडे को रखने की जगह प्रोवाइड करते हैं। तो हम कहते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं कि अंडे को सुरक्षित रखने की जगह देते हैं, यानी कि जगह प्रदान करते हैं, जगह प्रदान करते हैं। क्लियर, पहला क्या होगा, मकरंद प्रदान करते हैं, दूसरा अंडे को सुरक्षित रखने की जगह प्रदान करते हैं। अब देखिए अंडे की रखने की जगह सुरक्षित प्रदान करते हैं। ये दो चीजें हमारी हो गई कीटों के लिए पुष्पी प्रतिफल में। ये दो चीजें आप याद रखिएगा कि हमारे कीट जो है आखिर पुष्पों पे
क्यों जाते हैं, क्या वजह होती है, क्योंकि उनको भी क्या होती है, उससे उन पुष्पों से उनको भी कुछ फायदा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, पुष्पों के ऊपर जाके परागण करवाते हैं या उनके द्वारा परागण संपन्न होता है। वजह क्या होती है कि उसमें पुष्पों में मकरंद होती है, जिसकी उनको जरूरत होती है, तो वो मकरंद की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं, और उसके बाद उस मकरंद से अपना पोषण ओषण लेते हैं कुछ और बाकी कुछ नहीं भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए उनको जरूरत होती है तो वो जाते हैं। और कुछ क्या है, जो कुछ पुष्पीपादक ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, अपने परागण को संपन्न करवाने के लिए कुछ कीटों को अंडे देने का और उसको सुरक्षित जगह रखने के क्या करते हैं, स्थान प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अंडे को सुरक्षित रखने का जगह प्रदान करते हैं। अब इसी वाले में से आपका यही यक्का है, एक यक्का की बात हमने कहा था कि अभी हम लोग यक्का के बारे में बात करेंगे। यक्का एक ऐसा प्लांट है स्टूडेंट्स कि जो कि यक्का जो एक प्लांट है जो कि एक दूसरे कीट पर निर्भर होता है अपने जीवन का जीवन चक्र पूरा करने के लिए। यक्का क्या है कि यक्का है और साथ में एक और जीव है, एक और जीव है, एक और कीट है, यानी कि और एक कीड़ा है या हम कहें एक फ्लाई है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जीवित होते हैं। अगर वो फ्लाई ना हो, अगर वो फ्लाई ना हो तो यक्का नहीं होगा, तो यक्का नहीं होगा, और यक्का ना हो तो वो फ्लाई नहीं होगी। हम कहते हैं भैया ये कौन है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों कौन है, देख लो। एक सलभ होते हैं, क्या होते हैं, सलभ यानी कि मोथ, यानी कि मोथ, ठीक है, आप पढ़े होंगे इसके बारे में। और ये प्लांट है हमारा यक्का, क्या है, यक्का। ये दोनों का जीवन चक्र, इन दोनों का जीवन चक्र एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। इन दोनों के जीवन चक्र क्या होते हैं, इन दोनों का जीवन चक्र जो है एक दूसरे पर निर्भर होता है। आगे हम देखेंगे कैसे जीवन चक्र जो है वो एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें कैसे एक दूसरे पर इनका जीवन चक्र निर्भर होता है, क्या होता है, कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली यक्का जो है ना, यक्का ये क्या करता है, यक्का इस सलभ को अंडे देने की जगह और उस अंडे को सुरक्षित रखने का जगह प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, अंडे को सुरक्षित रखने की जगह प्रोवाइड करता है। किसके लिए, अंडे को सुरक्षित रखने का, वो रखने की जगह प्रोवाइड करवाता है, यानी कि जगह प्रदान करता है, ठीक है। जगह प्रदान करता है कौन, यक्का। कौन करता है, यक्का। किसके लिए, सलभ के लिए। किसके लिए, सलभ के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ये जगह ना प्रोवाइड करवाई यक्का तो हमारे सलभ कहां अंडे देंगे, यानी कि उनके अंडे कहां सुरक्षित रहेंगे। देखो होता क्या है इसमें, यहां पे देखो, आपको पता है कि यक्का होगा तो उसके पास भी क्या होगी, वर्तिकाग्र होगी, और उनके पास भी क्या होंगे, परागकोश होंगे, दोनों होंगे। वर्तिकाग्र में अंडाशय होगा, वर्तिकाग्र में क्या होगा, अंडाशय होगा। तो होता क्या है स्टूडेंट, सुनो, इसकी जो अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र जो होती है ये खुली हुई होती है, तो क्या होती है, खुली हुई वर्तिकाग्र होती है। हम ऐसा मान लो, ये करते क्या है स्टूडेंट, सुन लीजिए आप, ये करेंगे कुछ ऐसा कि ये जो सलभ है, ये सलभ आती है और इसके अंडाशय में अपने अंडे देके चली जाती है। क्या देके चली जाती है, अपने अंडे देके चली जाती है। पर लेकिन जब ये आती है इस अंडे को देने के लिए,
तो उसी समय, क्योंकि आपको पता है कि किसी अंडाशय में ही हमारा क्या है, भ्रूण कोश बना हुआ है, तो इस अंडाशय में उपस्थित जो मादा युग्मक होती है, जो मादा युग्मक होती है, इससे हमारे इस सलभ के द्वारा लाए गए, यानी कि सलभ मान लीजिए किसी दूसरे पुष्प में पहले बैठी होगी, वहां पे हमारे दूसरे पुष्प की यक्का के परागकण क्या हुए होंगे, इस सलभ पे चिपक गए होंगे। उसके बाद सलभ आई होगी, आई उसके बाद ये क्या कि इसके अंडाशय में अपने अंडे देना शुरू की, या अपने अंडे देने आई कि चलो हम यहाँ पे अंडे देके चले जाएंगे और हमारे इस यक्का के अंडाशय में हमारे अंडे क्या होंगे, ये आपका मोथ है, ठीक है, ये आपके मोथ है। आई, लेकिन ये जो मोथ आती है, ये जो मोथ आती है स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि इस मोथ के ऊपर भी क्या चिपके होते हैं, परागकण। क्या चिपके होते हैं स्टूडेंट्स, परागकण। इन परागकणों का यहाँ पे हो जाता है स्थानांतरण, सीधा मादा युग्मक से संलयन हो जाता है। क्या हो जाता है, सीधा मादा युग्मक से संलयन हो जाता है, और संलयन होने की वजह से यहाँ पे हो जाता है क्या, निषेचन। क्या हो जाता है, निषेचन। क्या हो गया, निषेचन हो जाता है। और ये देखो मोथ ने दो काम किया, एक तो अपने अंडे सुरक्षित जगह पे दे के चली गई, दूसरे इस मादा युग्मक को क्या देके चली गई, परागकण में उपस्थित नर युग्मक। और इतना दोनों काम करने के बाद ये मादा, ये सलभ हमारी क्या कर जाती है, यहाँ से उड़ जाती है, यहाँ से हमारी क्या कर जाएगी, उड़ जाएगी और बाहर चली जाएगी। आ गई, क्या हो गया, अब बाहर आ गई, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि ये अंडाशय, ये अंडाशय जब निषेचन कर लेगा, जब यहां से निषेचन कर लेगा, तो अब ये अंडाशय क्या होगा, परिवर्तित हो रहा होगा फल में, परिवर्तित हो रहा होगा फल में। यानी कि ये अंडाशय अब जब फल बन रहा होगा, अंडाशय क्या कर रहा होगा, फल बन रहा होगा, उस समय भी हमारे सलभ के द्वारा दिए गए अंडे इस फल में उपस्थित होंगे, किसके, अंडाशय, यक्का के। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा कि जब ये फल के बीज जो है, इसके अंदर जो आपका बीजांड है वो बीज बनेगा, जो आपके बीजांड है वो क्या बनेगा, बीज बन रहा होगा। तो वे बीज जब विमोचित होंगे, क्या होंगे, मोचित होंगे, यानी कि विमोचित होंगे, विमोचित होंगे, यानी कि जब बाहर निकलेंगे तो ये अंडे भी उनके साथ क्या बन के निकलेंगे, लार्वा बन के निकलेंगे। अंडे क्या निकलेंगे, अंडे लार्वा के रूप में बाहर निकलेंगे। लार्वा के रूप में क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और उसके बाद यही लार्वा बाद में हमारे क्या होंगे, नए, या हम कहें इस मोथ के बच्चे के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे से कैसे निर्भर है अपने जीवन चक्र को देखिए। अगर ये मोथ यहाँ नहीं आता तो इस यक्का के पादप में, यानी कि इस यक्का के पुष्प में, सॉरी पादप में नहीं, इस यक्का के पुष्प में निषेचन नहीं होता, क्योंकि यक्का आता नहीं तो यक्का के परागकण यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, अंडाशय के मादा युग्मक तक, अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक तक इसका क्या नहीं पहुंचता, परागकण नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे निषेचन नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, निषेचन नहीं हो पाता, और निषेचन नहीं हो पाता तो हमारा अंडाशय फल नहीं बना पाता, ना तो बीजांड हमारा बीज बना पाता, ठीक है। क्योंकि अगर बीज नहीं बना तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी बीज को फिर बोते हैं, और बोने के बाद फिर उसी बीज से अंकुरण करके हम एक नए प्लांट को उगाते हैं। तो वहां से तो हमारे, तो क्या होता है, बीज नहीं बनते, फल नहीं बनते, तो यक्का दूसरे यक्का नहीं बना पाता, यानी कि यक्का का एक पादप दूसरा यक्का पादप
नहीं उगा पाते हैं हम वो नए पादप नहीं उगा पाते। दूसरी चीज देखिए, ये सलभ कैसे इसके ऊपर निर्भर है। अगर सलभ के अंडे को देने यहाँ पे सुरक्षित जगह ना प्रदान करता देने के लिए, अगर सलभ को यहाँ पे ये सुरक्षित जगह नहीं प्रदान करता अंडे देने के लिए, तो बताइए ये सलभ का लार्वा बन पाता? इस सलभ का लार्वा बन पाता? नहीं। और जब लार्वा नहीं बनता तो क्या इस सलभ के द्वारा अपने नए बच्चे का जन्म दे पाती? नहीं। तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे ही आपके पादप हैं और कीट हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जिसमें से एक का हमने एग्जांपल ले लिया आपके सलभ का, ऐसे ही कई सारे आपके कीट हैं, ऐसे ही कई सारे आपके पौधे हैं। तो आप ये समझ गए सलभ और यक्का के बारे में कि ये दोनों का जो जीवन चक्र होता है एक दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होता है। कैसे होता है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी डिटेल में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे वाले वीडियोस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जल से परागित होने वाले पुष्पों में अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, और आगे हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे द्विनिषेचन को, या हम लोग आउट ब्रीडिंग भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाह्य प्रजनन। ठीक है, तो एक एक टॉपिक हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे जनवरी लास्ट होते होते, यानी कि फरवरी शुरुआत होते होते हम लोग ये कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे 15 चैप्टर। परेशान मत होइए। हाँ, कुछ कारणवश आपकी वीडियोस नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन अब लगातार वीडियोस कोशिश करूंगा कि पढ़ते रहे पर डे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। और हाँ याद रखिए, जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा, जिससे कि हमें क्या मिले, क्या मिले, अरे भाई थोड़ी सी प्रोत्साहन मिले ना।